सिटी, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। तो पेरिस एग्रीमेंट क्या था संदीप? पेरिस एग्रीमेंट पढ़ा होगा, पेरिस एग्रीमेंट। बाइंडिंग था, ठीक है। और हैं बेसिक चीज तो पता होनी चाहिए, यही तो एग्रीमेंट रन कर रहा है अभी। लास्ट सीओपी कौन सी हुई है अभी? सीओपी 29 बाकू में हुई है, तो वो तो अभी हम करंट में देख लेंगे, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट इस साल मान लो छोटा सा कोई 2 लाइन सीओ ये कब हुआ था? 2000। तो क्या है मतलब पेरिस एग्रीमेंट सीओपी 21 कंफर्म है 2015। तो यूएसए ने विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो क्या जानते हो इसके बारे में? ऐसे 1-2 लाइन प्रिया बताओ, न्यूज में भी पढ़ा होगा पेरिस एग्रीमेंट क्या है। बिटिया बताओ, सुना होगा तो बहुत न्यूज में रहने वाली चीजें हैं, बताओ अर्पिता। अच्छा, इसकी कहानी क्या है हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे अगर बच्चों की तरह समझने का प्रयास करें, ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है कि ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ग्लोबल, सुनो बेटा, सुनो सुनो, कहानी की तरह समझ लो उसको। कहानी क्या है मतलब जो फैक्ट्स, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और इंक्रीज होना एक्चुअली जैसे शुरू हुआ आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, ठीक है, औद्योगिक क्रांति के बाद, बिकॉज ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ा, ठीक है। इससे ग्लोबल टेम्परेचर जो वैश्विक ताप है वो बढ़ने लगा। ये कहानी शुरू हो रही लगभग मान के चलो आप 1880 1850 के बाद, ठीक है। लेकिन को रियलाइज कब हुआ? लगभग 1970-75 ब्रंट-रैन रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें हम लोगों ने की। ये सब बेसिक हम लोग वहाँ जब स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट इकोलॉजी वहाँ पढ़ लेंगे। पहला सीरियस अटेम्प्ट हुआ रियो दी जेनेरियो 1992 अर्थ समिट, जिसको रियो समिट कहते हैं। और उसमें याद करो UNFCCC, एजेंडा 21, ये सब चीज़ें हुई थी ना। ये बेसिक क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज UNFCCC, ठीक है, उसने एक कहा कि हर साल हम लोग मिलेंगे बैठ के और इस मामले में डिस्कस करेंगे। तो जहाँ सब लोग मिलके बैठते हैं उसको बोलते हैं COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। सब लोग आके मिलके बैठ के बात करते हैं, ठीक है। पहला इम्पॉर्टेंट जो कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कुछ अच्छा हुआ वो क्योटो, वो कहाँ हुई थी? क्योटो जापान। कब हुई थी? 1997 में, ठीक है। अब क्योटो प्रोटोकॉल में देखो समस्या क्या है, बेसिकली क्लाइमेट चेंज की बेसिक प्रॉब्लम क्या है। क्लाइमेट, ये तो सभी चाहते हैं कि जलवायु परिवर्तन रुक जाए या टेम्परेचर, जिस देखो ये तो सबको पता है कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो बढ़ेगा ही। एक तो उसकी स्पीड कम हो जाए, जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल का टेम्परेचर था वो तो अचीव कर पाना अब इम्पॉसिबल हो गया है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कंसंट्रेशन ग्रीन हाउस गैस का इतना बढ़ गया है कि उसे अब टेम्परेचर को दोबारा उस स्तर पर लाना बहुत मुश्किल है। तो एटलीस्ट एक मैक्सिमम लिमिट हम सेट कर लें कि उससे ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज ना करें। कुछ ऐसी बातें अब चल रही हैं, ठीक है। अब समस्या क्या है कि हर देश भाई इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो हर देश ग्रीन हाउस गैस को क्या कर रहा है? इमिट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ 2 ग्रुप बने हुए हैं, एक तरफ डेवलप्ड कंट्रीज, एक तरफ डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज से कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो क्लीन एनर्जी है, हम उतना ज़्यादा इमिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तुम लोग ज़्यादा इमिट कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ अभी भी लकड़ी जलाई जा रही है, फलाना हो रहा है, तुम लोग। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे भारत जैसे देश वो क्या कह रहे हैं कि भाई आप तो जो डेवलपमेंट का प्रोसेस आपके यहाँ हो गया है, तो आप तो ऑलरेडी पॉल्यूट कर चुके हो और जो टेम्परेचर बढ़ा है वो आपके कारण बढ़ा है, ठीक है। अब हमें विकास का कार्य करना है, ठीक है, तो हम अपनी विकास की प्रक्रिया को रोक थोड़ी सकते हैं। तो इनका भी स्टैंड सही है।
तो भारत का स्टैंड अब यहां पर यह है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी तो सबकी, जो शब्द यूज करता है इंडिया, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इसको पॉज करें, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिफरेंशिएटेड है, विविध, मतलब सबकी अलग अलग जिम्मेदारी, हम सबकी बराबर जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है और इंडिया इस पे प्रिंसिपल पे काम करता है, पॉल्यूटर शुड पे, कि जिसने पॉल्यूट किया है उसे पे करना चाहिए। तो क्योटो प्रोटोकॉल में बात हुई, वहां अलग अलग कंट्रीज को बांट दिया गया। हम लोग पढ़ेंगे जब क्योटो पढ़ेंगे, एनेक्स 1 कंट्रीज, एनेक्स 2 कंट्रीज और एनेक्स बी कंट्रीज, ठीक है। एनेक्स 1 कंट्रीज में वो देश थे जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, जिनके ऊपर बाइंडिंग टारगेट रखे गए। इसका मतलब है कि आपको जो है ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम करना ही करना है, और अगर नहीं करोगे तो उनके ऊपर फाइन लगाने के प्रोविजंस किए गए। किया गया, नहीं किया गया। इसके अलावा यहां पर कार्बन फाइनेंसिंग की बात हुई, कार्बन क्रेडिट जनरेट हुए कि अब ज्यादा इमिट कर देते हो, कोई देश कम इमिट करता है तो अब वो खरीद बेच सकते हो आप, ठीक है। वो सब चीजें हम पढ़ेंगे, क्लाइमेट फाइनेंसिंग जिसको हम बोलते हैं। कुछ फंड्स वगैरह बनाए गए। तो क्योटो प्रोटोकॉल बन की कहानी शुरू हुई, ठीक है। उसके बाद 2010 में पहुंचते हैं। अब लगभग कोई भी देश, ठीक है, जो उसके टारगेट थे क्योटो प्रोटोकॉल के, वो कंप्लीट नहीं कर पाया। सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है क्योटो का, ठीक है। सेकेंड राउंड से पहले यूएसए विड्रॉ कर लेता है, कनाडा विड्रॉ कर लेता है, ठीक है। तो कुछ देश, मतलब क्योटो एक असफल ट्रीटी थी, कुछ देशों ने प्रयास किए लेकिन वो प्रयास प्रॉपरली हो नहीं पाया। हम पढ़ेंगे इकोलॉजी एनवायरनमेंट में डिटेल में कि क्या कहानी थी। 2015 पेरिस में फिर से सब देश मिलके बैठे, ठीक है। अब देखो आकाश, ध्यान रखो, पेरिस में बाइंडिंग टारगेट नहीं है। पहली बात तो पेरिस जो एग्रीमेंट है यहां नॉन बाइंडिंग, तो पहले तो इस बात पे कोई तैयारी नहीं हुआ। देखो समस्या क्या है, समस्या यह है कि एक क्लाइमेट में एक तरफ भारत खड़ा है, ठीक है, भारत, इवन चीन भी भारत के पीछे खड़ा है क्लाइमेट टॉक्स में, ठीक है। तो एक तरफ भारत खड़ा है और एक तरफ डेवलप्ड कंट्रीज खड़े हैं। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो ये कह रहे हैं, इस समय इंडिया से तीसरे नंबर का एमिटर है। नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे यूएसए और नंबर 3 पे कौन है, इंडिया है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो कह रहे हैं भाई अब इसमें तीसरे नंबर पे CO2 इमिट कर रहे हो, ठीक है, आप डेवलपिंग हो, फलाना दिमाग है, आपको भी बाइंडिंग टारगेट लेने चाहिए। इंडिया बाइंडिंग टारगेट लेने को तैयार नहीं है। तो यूएसए वगैरह तो चलो इस पक्ष में था, क्योंकि बहुत जो पेरिस हुआ था बहुत हंगामा हुआ था इसमें। तो इंडिया तो इस पक्ष, यूएसए वगैरह तो इस पक्ष में था कि चलो हम बाइंडिंग टारगेट ले लेते हैं, ओबामा थे उस समय, हम बाइंडिंग टारगेट ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं बेसिकली, स्पेशली जो ऑस्ट्रेलिया था, कनाडा था, ये बाइंडिंग टारगेट लेने को तैयार नहीं थे। इन्होंने कहा था बाइंडिंग टारगेट नहीं लेंगे जब तक इंडिया नहीं लेगा बाइंडिंग टारगेट। और उनका कहना है कि अब तीसरे नंबर पर CO2 गैस को इमिट कर रहे हो। इवन चाइना भी बाइंडिंग टारगेट लेने को तैयार था उस समय कि हम बाइंडिंग टारगेट ले लेंगे। खैर इस पे लड़ाई हुई, ठीक है। तो फाइनली हुआ कि चलो भाई कोई भी बाइंडिंग टारगेट, उसमें भारत में कौन थे, जयराम रमेश थे हमारे एनवायरमेंटल मिनिस्टर, का चलो भाई कोई भी बाइंडिंग टारगेट नहीं लेगा, बात खत्म हो गई। अब जब बाइंडिंग टारगेट नहीं लेगा तो ये डिसाइड होगा हर देश अपनी इच्छा से बताएगा, अपने खुद अपने डिसाइड कर लो कि तुम एक टारगेट ईयर बताओ कि इस ईयर तक हम ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कितना कम कर लेंगे। तो हर देश ने अपना अपना टारगेट डिसाइड किया, हर देश ने अपना अपना टारगेट डिसाइड किया जो बाइंडिंग नहीं है, लेकिन बताया सबको कि हमारा ये टारगेट है। ये बात समझ में आई। तो पेरिस एग्रीमेंट में बाइंडिंग टारगेट नहीं है क्योटो की तरह। क्योटो में भी जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, जो एनेक्स 1 कंट्रीज थे, एनेक्स का मतलब जो एनेक्सेसर 1 में लिखे हुए थे, यूएसए वगैरह जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, उन्हीं पे बाइंडिंग टारगेट थे। क्योटो में भी भारत और जो विकासशील देश, चीन, बांग्लादेश, इन सबके पास बाइंडिंग टारगेट क्योटो में भी नहीं थे। लेकिन तो क्योटो की बात पुरानी हो गई, उस समय भारत उतना ज्यादा इमिट नहीं कर रहा था। अब इंडिया तीसरे नंबर का इमिटर है, चाइना पहले नंबर का इमिटर है। तो डेवलप्ड कंट्रीज कह रहे हैं कि भैया जब तुम ही लोग बाइंडिंग टारगेट नहीं लोगे, तुम विश्व में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिट कर रहे हो, तो हम तो तुम्हारी तुलना में बहुत कम इमिट कर रहे हैं। अच्छा, भारत और चाइना का एक और वो रहता है कि आप टोटल एमिशन मत देखो, अब पर कैपिटा एमिशन देखो। अब पर कैपिटा एमिशन भारत का बहुत कम है, हम टोटल तो बहुत ज्यादा इमिट कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ वेरी लार्ज पॉपुलेशन जो हमारा प्रति व्यक्ति उत्सर्जन है वो कम है। अब ऐसे माहौल में खाली बहस होगी, कोई एक रिजल्ट तो आ नहीं पाएगा। हर देश अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करेगा। तो बात हुई कि हर देश जो है वो अपने टारगेट डिसाइड करे। इन्होंने नाम दिया INDC,
इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इंटेंडेड कि राष्ट्रीय स्तर पर आप निर्धारित करिए कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, आपका योगदान क्या है। ठीक है, तो यहां पर हर देश ने अपने अपने टारगेट डिसाइड कर लिए। गल्फ कंट्रीज हैं जो सब क्रूड ऑयल सब प्रोड्यूस करती हैं सर, वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि मतलब कोई पेरिस एग्रीमेंट जैसा एग्रीमेंट हो, क्योंकि उनकी पूरी इकोनॉमी सब क्रूड ऑयल पर डिपेंड है। ठीक है यार, लेकिन देखो उनकी इकोनॉमी डिपेंड कर रही है, लेकिन सुनता कौन है गल्फ कंट्रीज की, कितने लोग रह रहे हैं वहां। ठीक है, उनके कहने ना कहने से क्या होता है भाई, एग्रीमेंट है कहने, फिर बहुत ज्यादा इमिट नहीं करे, छोटी छोटी कंट्री, लखनऊ के बराबर देश हैं। सर वो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन करते हैं ना, वही सर तो प्रोडक्शन तो करेंगे, और अच्छा क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बंद कर देंगे, दुनिया चलेगी। अभी हमने एनर्जी का अल्टरनेट सोर्स खोज लिया है क्या? ठीक है, तो अब तो देखो ढेर सारे बैलेंसिंग फैक्टर्स होते हैं किसी भी मुद्दे पे, कोई एक फैक्टर थोड़ी है जो किसी भी चीज को डिसाइड कर रहा है। आपका सिलेक्शन नहीं होगा सिर्फ 575 फैक्टर इस चीज को डिटरमाइन करेंगे नहीं करेंगे भाई। ठीक है, तो हर देश ने अपना अपना IND से डिसाइड किया, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, 2015 में। ठीक है, तो USA ने भी अपना डिसाइड किया। ठीक है भाई, हम इतना जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम कर देंगे। भारत ने भी डिसाइड किया। तो भारत का आपको INDC भी पता होना चाहिए कि भारत का INDC क्या है। 3 लक्ष्य हैं, वो तीनों लक्ष्य आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें लिख लो आप 1-2 पॉइंट। USA विड्रॉल फ्रॉम पेरिस एग्रीमेंट, USA withdrawal from Paris Agreement, और यूएसए ने जो रीजन दिया यहां पर वो ये दिया कि भाई कि चीन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं। तो चीन टारगेट पूरे नहीं कर रहा है, लार्जेस्ट इमिटर है चीन। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि भाई हम भी इससे क्या होते हैं, बाहर होते हैं। इवन यूएसए वाज नॉट ए पार्टी टू क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल में भी यूएसए ने पार्टी नहीं था, यूएसए ने साइन ही नहीं किया। मतलब क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया था लेकिन रेटिफाई नहीं किया था क्योटो प्रोटोकॉल को यूएसए ने। दोनों में अंतर समझते हो, साइन और रेटिफिकेशन। ठीक है, साइन का मतलब एग्जीक्यूटिव ने साइन किया, लेजिस्लेचर उसको रेटिफाई करता है। ठीक है, तो यूएसए में क्योंकि याद करो कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर है, तो वहां कई बार होता है कि प्रेसिडेंट किसी दूसरी पार्टी का हो और कांग्रेस और सीनेट में जो मेजॉरिटी है वो किसी दूसरी पार्टी की हो। तो कई बार वहां एग्जीक्यूटिव जो साइन करते हैं वो वहां की जो कांग्रेस है वो रेटिफाई नहीं करती है। हमारे यहाँ जनरली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ भाई जो सरकार है उसके ऊपर लोकसभा का भरोसा होता है नॉर्मली। तो मोदी जी कोई एग्रीमेंट करके आएंगे तो लोकसभा में पास होगा ही होगा। तो भारत के केस में सामान्यतः ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि सरकार ने कोई ट्रीटी, कोई एग्रीमेंट, कोई प्रोटोकॉल साइन किया हो और उसे लेजिस्लेचर रेटिफाई ना करे। तो रेटिफाई हमेशा लेजिस्लेचर करता है, विधायिका करती है। तो यूएसए ने भी क्योटो प्रोटोकॉल को साइन किया था लेकिन उसे रेटिफाई नहीं किया वहां की कांग्रेस ने। ठीक है, अब यूएसए का टारगेट क्या था वो एक बार देख लो आप, यूएसए का टारगेट। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि हम 2030 तक 2030 तक ये देख लो, जो हमारा 2005 का लेवल है, 2005 में जितना हम ग्रीन हाउस गैस इमिट कर रहे थे, ठीक है, उसका 50% कम कर देंगे। 50%, 50 to 52% के आसपास है। तो इनका टारगेट आपको याद रखना है कि अच्छा यूएसए पहुंच भी रहा है यहां तक, ऐसी बात नहीं है। जो रिसेंट रिपोर्ट है यूएसए यहां तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो टारगेट यूएसए का याद रखो बस, टिल 2030 टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, to reduce the emission of greenhouse gases by 50 to 52%, by 50 to 52% from 2005 levels, from 2005 levels, from 2005 levels by 2030। तो 2030 तक ग्रीन हाउस गैसेस, हरित गृह गैसेस के उत्सर्जन को, ठीक है, 2005 के स्तर से 50 से 52% कम करना है। डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले यूएसए सही काम कर रहा था। ट्रंप साहब ने कहा हम इंश्योर करेंगे कि हम टारगेट को मीट ना कर पाए।
हम बढ़ाएंगे ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोडक्शन। दुष्ट लोग हैं भाई, ठीक है। अब इंडिया का आईएनडीसी क्या है वो और देख लो आप। तो इंडियाज आईएनडीसी, इंडियाज आईएनडीसी। अब इंडिया के आईएनडीसी में कलाकारी है, थोड़ी चोरी छिपी हुई है, वो देखो आप। इंडिया ने भी यही कहा कि 2030 तक हम 2005 का जो स्तर है, ठीक है, उससे जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन है, और शब्द एक धीरे से लिख दिया, इमिशन इंटेंसिटी, वो शायद 30 से 32-33% कम करेंगे। तो इंडिया का आईएनडीसी है, ठीक है, कि 2030 तक टिल 2030, एक सवाल मिलेगा आपको यहां से, टिल 2030, ठीक है, हम इमिशन इंटेंसिटी कितनी कम करेंगे? 30 से 32-33%, ठीक है, नहीं 33 से 35% है, 33 से 35%, ठीक है, 33 से 35% बाई 2030, बाई 2030। ये कौन सा था? COP 21, COP 21। एक तो ये फैक्ट याद रखना है। अब इसमें कलाकारी क्या क्या छुपाई इंडिया ने, चोरी क्या की? बेसिकली जो पेरिस, ये जो पेरिस, देखो जो पेरिस एग्रीमेंट था, एक्चुअली इट वाज ए फेल्ड एग्रीमेंट, ठीक है, क्योंकि इस पे 3-4 दिन लगातार टॉक हुई और लास्ट में कोई कंसेंसस बना ही नहीं। हर देश अपनी अपनी राग अलाप रहा था। उसका बहुत बड़ा कारण कहीं ना कहीं भारत था। भारत किसी भी कीमत पे मानने को ही तैयार नहीं था। पूरे विश्व का दबाव था, बाइंडिंग टारगेट ले लो, कम ले लो, बाइंडिंग टारगेट ले लो। भारत ने कहा भाई बाइंडिंग टारगेट नहीं लेंगे। इवन चाइना एग्री कर रहा था बाइंडिंग टारगेट के लिए। लास्ट में भी देखो इंडिया ने कलाकारी क्या की, ठीक है। सबसे पहले यूएस अपना यही टारगेट दे दिया, चलो ठीक है हमारा टारगेट आ गया। चाइना ने भी टारगेट दे दिया अपना, इतना इमिशन कम करेंगे, इतना इमिशन कम करेंगे। जब भारत ने टारगेट दिया तो भारत ने यहां लिखा इमिशन इंटेंसिटी, उसने इमिशन नहीं लिखा। अब इमिशन इंटेंसिटी का क्या मतलब है? उत्सर्जन तीव्रता। जब भारत से पूछा गया इंटेंसिटी भाई क्यों लिखा है, आप इमिशन, हम सब लोग तो इमिशन कम कर रहे हैं, आप इमिशन इंटेंसिटी कम कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने समझाया, कहा देखो समझो इमिशन इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि सपोज हम 2030 तक कम करेंगे ना, मान लो 2005 में हम 1 टन CO2 इमिट कर रहे थे। कितनी इमिट कर रहे थे? 1 टन CO2 इमिट कर रहे थे, ठीक है। अब अगर यहां इंटेंसिटी ना लिखा होता, ठीक है, तो 2030 में हम कितना CO2 इमिट करेंगे? हम इमिट करेंगे 30%, मान लो कम कर लिया तो हम 0.7 टन CO2 इमिट करेंगे। ये बात समझ में आ गई? 30% इमिशन कम हो गया 2005 के लेवल से। तो 2005 के लेवल से देखना है तो 2005 में 1 टन CO2 इमिट कर रहे थे, ठीक है। तो 2030 में हम इमिट करेंगे 0.7 टन CO2। ये बात क्लियर है, ठीक है, यही टारगेट है। लेकिन इमिशन इंटेंसिटी का मतलब क्या है? तो भारत ने क्या कहा? भारत का मान लो 2005 में हमारी GDP थी $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन, ठीक है, और 2030 में हमारी GDP हो जाती है मान लो $5 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन हो जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर $1 ट्रिलियन पे हम 1 CO2 इमिट कर रहे थे तो $5 ट्रिलियन पे हम कितनी CO2 इमिट करेंगे? 5 टन CO2 इमिट करेंगे, और इसका 30% हम कम करेंगे। तो 5 टन का 30% कितना हो गया? 1.5 टन। इसका मतलब हम 2030 में भी 3.5 टन CO2 इमिट करेंगे। ये नया फार्मूला लगाया इन लोगों ने, 3 गुना बढ़ेगा, एक्चुअली कम नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे इंडिया ने दिया, चाइना ने वापस लिया अपना, उसने भी इमिशन की जगह इमिशन इंटेंसिटी लिख दिया। ब्राजील ने वापस लिया। अब पूरा धूम धड़ाका हुआ, सब एक दूसरे को गाली गलौज किए, का अपना अपना देखो। यही हुआ लास्ट में, लड़के सब वापस गए पेरिस में। सीरियसली लड़ाई हुई है, जूतम पजार होने की नौबत आ गई थी। क्योंकि समस्या यह है कि कुछ लोगों का तो सर्वाइवल डिपेंड कर रहा है भाई। जो एक वो क्या है, कौन सा है छोटा सा
सिंगापुर ने स्मॉल आइलैंड जो भी हैं, नहीं इन्होंने ग्रुप कौन सा बनाया हुआ है? पॉलिनेशिया नहीं है कौन सा? अरे नहीं, एक छोटा, ये बेचारे जो छोटे छोटे चुटकुले हैं, ठीक है, ये कम से कम है 50 द्वीप, टोटल 50 द्वीप उस ग्रुप का नाम है यार। अरे कैरिबियन तो एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है, मैं इस ग्रुप का नाम बता रहा हूँ, स्मॉल आइलैंड नेशन ग्रुप है। अरे यार फिर तुम ज्योग्राफिकल लोकेशन बता रहे हो, मैं ज्योग्राफिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, छोटे से ग्रुप का नाम है, ठीक है। तो ये सब मर जाएंगे 2030 तक, 2030-35 तक, ठीक है, ये सब डूब जाएंगे 100%। तो ये कहाँ जाएंगे? तो कहीं भी देखो, ठीक है, जैसे इंडिया WTO में जाता है, इंडिया कहीं भी जाता है, इनके लोग बाहर खड़े होकर हाय हाय इंडिया इंडिया सेम चिल्लाते रहते हैं हमेशा। अब बात समझ रहे हो? तो मारे जाते हैं वहाँ हमारे इन्वायरमेंटल मिनिस्टर, तो सब ग्रुप के लोग इकट्ठा हो गए डंडा डंडा लेके। सीरियस हैपनिंग हुई है वहाँ ऐसी, जब इंडिया एमिशन इंटेंसिटी लेके, आप तो बेवकूफ़ी तो बना रहे हो दुनिया को भाई, आप तो एक तरीके से बढ़ा रहे हो। और फिर जब इंडिया कम नहीं कर रहे, चाइना ने भी वापस ले लिया अपना टारगेट, उन्होंने कहा हम भी एमिशन इंटेंसिटी कम करेंगे। ब्राजील ने वापस, कोई हर आदमी फिर क्यों कोई अपना एमिशन कम करेगा? तुम ही नहीं मान रहे हो तो तुम 3rd लार्जेस्ट पोल्यूटर हो। तो ये बड़ा मजेदार क्लाइमेट चेंज की कहानी इस समय चल रही है विश्व में। हाँ हाँ AOSIS, अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट। इन बेचारों ने अपना छोटे छोटे से हैं, 39 कंट्रीज हैं और 1990 बनाता है। हाँ बहुत छोटे छोटे देश हैं, ठीक है, जिसमें मालदीव होगा, ठीक है, मालदीव होगा। मालदीव, टुवालू, फिजी, तो जो डूब जाएंगे 2030-35, इनका काम खत्म है। अब समझो डूब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? नया टर्म हो गया क्लाइमेट रिफ्यूजी। तो क्लाइमेट रिफ्यूजी क्या है कि क्लाइमेट चेंज के कारण अगर माइग्रेशन हो रहा है तो जाएंगे कहाँ? सोचो ना ये सब, हाँ, नेपाल। तो इंडिया का टारगेट पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा बस एक चीज और, ठीक है, COP 26 में अभी हमारा नेट जीरो का टारगेट है, बातें हैं नेट जीरो। तो नेट जीरो का टारगेट हमारा क्या है? 2070 तक, 2070 तक है। वो आया कब था? COP 26, इतना याद रखो। तो COP 26 ग्लासगो 2021। एनडीसी की पार्टी है। नहीं, हमने थोड़ा सा चेंज किया इसको, मतलब हम टारगेट दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं खाली, ठीक है, बवाल कर रहे हैं हम। COP 26 ग्लासगो नवंबर 21 में हुआ था। नवंबर 21 में, ठीक है। और इसमें हमने कहा 2070 तक हम नेट जीरो का टारगेट अचीव करेंगे, नेट जीरो का टारगेट अचीव करेंगे। नेट जीरो का टारगेट हम अचीव करेंगे। तो बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। इसमें और तो हमारी जो न्यूज़ फरवरी वाली हमने लगभग देख ली थी। 1 फरवरी में थोड़ा बड़ा काम हुआ है। क्या चाहिए बेटा? आकाश बोलो। और फरवरी में लास्ट क्लास में क्या क्या किया था हम लोगों ने? हाँ? अच्छा वो झांकी वाकी, ठीक है। ट्रैवल कल्चर कॉन्फ्रेंस, आदिल महोत्सव, काशी, वो सब देख लिया था, हैं? कला मेला, देख लिया था, स्वावलंबी, ठीक। एक और लिख लो, रिपोर्ट आई थी फरवरी में, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2025 किसने जारी की वो इंपॉर्टेंट है बस।
वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, तो विश्व रोजगार एवं सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट 2025, ये जारी करता है, वो इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है इसको, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बाकी इनकी रिपोर्ट में कोई खास चीज नहीं है। एक और लिख लो, नेट जीरो बैंकिंग अलायंस, नेट जीरो बैंकिंग अलायंस, नेट जीरो बैंकिंग अलायंस, ठीक है। अब नेट जीरो बैंकिंग अलायंस क्या था, ठीक है, ये 2021 में बनाया गया। इसमें जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे वो शामिल हुए थे। गोल्डमैन सैच हो गया, ठीक है, वॉल स्ट्रीट हो गया, सिटी बैंक हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, ठीक है। और इनका टारगेट ये था कि 2050 तक हम जो भी बैंकिंग करेंगे उसके कारण जो भी एनर्जी हम कंज्यूम करेंगे, ठीक है, तो उससे हम इमिशन हमारा नेट जीरो होना चाहिए। अब कैसे इमिशन नेट जीरो करेंगे? जैसे मान लो हमने या तो हम एनर्जी यूज करें तो वो एनर्जी यूज करें जो रिन्यूएबल सोर्सेज से हो। एक तरीका ये हो सकता है कि हमने सोलर पैनल लगा लिए हैं, इस तरीके की चीज़ें लगा ली हैं, ठीक है। या दूसरा इस बात की संभावना है कि अगर हम कुछ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी भी यूज कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं कोई एक फॉरेस्ट लगा देंगे, ट्री कवर लगा देंगे। तो इनका टारगेट था कि 2050 तक, नाम से क्लियर है, नेट जीरो बैंकिंग अलायंस। तो लिख लो इसमें, नेट जीरो बैंकिंग अलायंस, ए ग्रुप ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, a group of banks and financial institutions a group of bank and financial institutions ठीक है, having a target with net zero greenhouse gas emission by 2050, having a target with net zero greenhouse gas emission by 2050। तो बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं का एक समूह, ठीक है, जिसका उद्देश्य 2050 तक शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना था। 21 में, अब 21 में लगभग 43 कंट्रीज थी, उतना डीप में जरूरत नहीं, खाली नाम याद रखो बस। 2025 तक आते आते 150 के आसपास इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स हैं, ठीक है। फरवरी में कुछ बैंक्स ने, जो लीडिंग बैंक्स थी, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिका की बेसिकली बैंक थी, सिटी ग्रुप, वो इससे बाहर हो गई। उन्होंने कहा भाई हमने जो इस्टेब्लिश किया था 2021 में, लक्ष्य बनाया था 2030 तक, इन्होंने शॉर्ट टर्म गोल भी बनाए थे, कहा हम इसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो इन्होंने जो आरोप लगाया वो सरकार पे लगाया, ट्रंप की सरकार पे आरोप लगाया कि बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज वी आर कंपेल्ड टू ऑप्ट आउट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ये सब फरवरी में ही, फरवरी कौन कौन सी बाहर आ गई? सिटी बैंक बाहर आ गई, गोल्डमैन सैच बाहर आ गई है, जेपी मॉर्गन बाहर आ गई है, मॉर्गन स्टैनली बाहर आ गई है, ठीक है। तो जो यूएसए की बैंक्स हैं बेसिकली, इन्होंने इस अलायंस से ऑप्ट आउट कर दिया, छोड़ दिया, कहा भाई ठीक है हमारे बस का नहीं है, सरकार जो है तंग कर रही होगी, जो भी ट्रंप की पॉलिसी रही हो, जो भी ट्रंप की पॉलिसी रही हो। ठीक है। अच्छा, भारत की कोई भी बैंक इस अलायंस में नहीं है, तो हम लोग कहाँ कर पाएंगे? इतना बैंक अपना खर्चा नहीं निकाल पा रही बेचारी,
तो इंडियन बैंक कोई भी इस अलायंस का पार्ट, नेट जीरो बैंकिंग अलायंस। तो पूछ सकते हैं नेट जीरो बैंकिंग अलायंस क्या है, तो कार्बन इमिशन से संबंधित है। जीरो बैंकिंग मतलब लिख दें कि सारे के कैशलेस ट्रांजेक्शन जीरो होगा, फलाना जीरो होगा, ढिमाका जीरो होगा, 4 ऑप्शन दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो नेट जीरो बैंकिंग अलायंस है वो, इसमें जो बैंक्स हैं वो 2050 तक अपना, हर बैंक या हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 2050 तक अपना जो कार्बन इमिशन है उसको जीरो करेंगे। ठीक है, एक योजना चलाइए स्टार गेट, ये सब 2-4 इंटरनेशनल न्यूज है जो मुझे लगा तुक्के में पूछ सकते हैं। स्टार गेट, स्टार गेट, स्टार गेट क्या है यार? जितना करंट अफेयर्स पढ़ो उतनी नई नई न्यूज मिल रही हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है। तुम लोग किससे पढ़ रहे थे? कौन सी मुझे भेजी थी कल? उसमें है सब ऐसा? उसमें भी नहीं होगा है? चलो, स्टार गेट क्या है? स्टार गेट, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है $500 मिलियन का, ठीक है, जिसमें यूएसए को एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लीडर की भूमिका यूएसए निभाए, तो उसमें लिए रिसर्च को सरकार फंड कर रही है। तो देखो स्टार गेट $500 बिलियन स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट, $500 बिलियन, $500 बिलियन strategic project to secure USA leadership in AI technology, to secure USA leadership इन AI टेक्नोलॉजी। तो यूएसए का प्रोजेक्ट है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में यूएसए के नेतृत्व को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक, तो 2-3 न्यूज़ मुझे लग रहा है यूएसए के रेफरेंस में थी। तो यूएसए ने पेरिस से विड्रॉ किया है। एक यूएसए की कहानी, ट्रंप की पॉलिसीज के कारण ये सब हो रहा है। तीनों न्यूज़ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। जब चाइना का डीप सेक आया था, ठीक है, उसके रेस्पॉन्स में ट्रंप ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, अब हम एआई में लीडर हम बनेंगे। और उसी के देखो जनवरी के आसपास ही आया था आपका वो, ठीक है। तो उसी के रेस्पॉन्स में ट्रंप ने घोषणा की थी कि हम $500 बिलियन खर्च करेंगे। अब करें या ना करें वो बात अलग है। तो तीनों ट्रंप की पॉलिसी से जुड़ी हुई न्यूज़ हैं, ठीक है। नेट जीरो बैंक इमिशन, इसमें बैंक्स ने ऑप्ट आउट किया जो यूएसए की बैंक्स हैं, इंडिया की बैंक्स पहले से नहीं हैं। इस टारगेट और पेरिस से यूएसए ने जो टारगेट दिया था, इसको भी कहा हम नहीं पूरा करेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि हम टारगेट पूरे ना कर पाएँ। सर एक क्वेश्चन है सर, पूछ लें सर? हाँ पूछो। सर यूएसए सर इतनी बड़ी फाइनेंशियल सुपर पावर बन कैसे गया सर? मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक ग्लोबल करेंसी जो पढ़ाएंगे तुम लोगों को भी, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार देखो यूएसए कैसे बन गया। अब एक तो देखो, एक तो बेसिक उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तेल उनके पास है मतलब भर का, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। दूसरा, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जहाँ यूरोप तबाह हो गया, ठीक है, उसका फ़ायदा यूएसए को मिल गया। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, डॉलर ग्लोबल करेंसी बन गई। भाई हमें तुम्हें व्यापार करना है, मान लो, ठीक है, हमें तुम्हें व्यापार करना है। अब मान लो यहाँ रुपया ना हो, अब रुपए से व्यापार क्यों कर पा रहे हैं? कि हमें पता है भारत सरकार की जो है गारंटी है रुपए की, ठीक है। अब रुपए को हटा दो सिस्टम से। अब तुम मुझसे कहो मैं तुम्हें कागज पे लिख के देता हूँ 100 रुपए, मैं तुमसे कहूँ मैं तुम्हें कागज पे लिख के देता हूँ 100 रुपए, भरोसा ही नहीं होगा एक दूसरे के ऊपर। सर आपने एक टर्म बताया था डेफिसिट फाइनेंसिंग बताई थी, ऐसे तो सर यूएसए कुछ भी कर सकता है? कर सकता है, कितने भी डॉलर छाप दे, यही तो यूएसए कलाकारी है, तभी तो डर नहीं उसे। कितने भी जो है वो डॉलर छाप सकता है। चाइना ने कितने यूएसए के बॉन्ड्स परचेज करके रखे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बॉन्ड्स वापस करोगे हम डॉलर सप्लाई कर देंगे। तो यूएसए के लिए तो कागज का टुकड़ा है वो, ठीक है। तो समस्या वही है कि उस समय यूएसए खड़ा हुआ और डॉलर पे लोगों का भरोसा जम गया कि चलो भाई हम लोग डॉलर में ट्रेड करेंगे, तो हमें डॉलर दो, हम तुम्हें डॉलर देंगे, तुम्हारा नोट हम नहीं मानेंगे। तो वही चीज़ें अभी तक चली आ रही हैं। जो ग्लोबल करेंसी बन गया डॉलर,
उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। और उसने देखो 1950 में वैसे कोई इतना ताकतवर थोड़ी था भाई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय तो फ्रांस, इवन रसिया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025। ये बेसिक सा है, ठीक है। 2025 फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, ये पढ़ा होगा भाई, बताओ। फिस्कल पहले तो ये जारी किसने किया? तो फाइनेंस कमीशन, 16 फाइनेंस कमीशन ने जारी किया, इन एसोसिएशन में नीति आयोग। तो 16वां वित्त आयोग, 16वां वित्त आयोग, नीति आयोग, तो नाम से क्लियर है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। तो इसमें वही देखना है भाई कि तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, डेट तुम्हारे ऊपर कितना है, फिस्कल डेफिसिट कितना है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, ये सब चीज़ों के बाद वो एक इंडेक्स बना रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट है, इसमें टॉप किया इस बार उड़ीसा ने, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। उड़ीसा टॉप परफॉर्मिंग स्टेट, उड़ीसा टॉप परफॉर्मिंग स्टेट, तो सबसे टॉप। इसमें यूपी का नहीं दे रखा है, यूपी क्या था? फ्रंट रनर, ठीक है। तो उड़ीसा टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है। उसके बाद अचीवर्स में इन्होंने छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और कर्नाटक को लिया है। अचीवर्स, अचीवर्स, अचीवर की जो भी हिंदी हो, हाँ, अचीवर ही लिख लो, हाँ, ऐसे लिख देना अचीवर। तो इसमें छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, कर्नाटक, और इसके बाद फ्रंट रनर, फ्रंट रनर में आता है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। फ्रंट रनर, फ्रंट रनर। और उसमें बॉटम पे रहा है हरियाणा। सबसे खराब जो परफॉर्मेंस रही है वो भाई इन्होंने बताई हरियाणा की रही है, हरियाणा। इसीलिए रही होगी क्योंकि सर हरियाणा से हर फसल पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहा है, ऐसा हो सकता है। जो भी रहा हो, नहीं खर्चा अपना मेंटेन कर पा रहे हैं। एक ये रिपोर्ट पूछ सकते हैं, अचीवर में कौन है? देख लेना अचीवर में, यही इंडिया, एमपी, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स हर जगह दे रखा है, ये पूछ सकते हैं इस बार। अच्छा, भार्गवस्त्र हम लोगों ने पिछली बार देखा था, भार्गवस्त्र देखा था, हैं? माइक्रो मिसाइल को मारने के लिए भार्गवस्त्र। हाँ, ये को लिख लो, आईएनएस सर्वेक्षक, आईएनएस सर्वेक्षक। आईएनएस सर्वेक्षक, तो आईएनएस सर्वेक्षक क्या है? तो बेसिकली रिसर्च नेवी शिप है, रिसर्च सर्वे शिप ऑफ इंडियन नेवी, रिसर्च सर्वे शिप ऑफ इंडियन नेवी। सर्वे शिप है, सर्वेक्षक नाम से क्लियर है, सर्वे शिप है, सर्वेक्षक, ठीक है। और इसने रिसेंटली मॉरिशस के साथ एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन सर्वे किया है, मॉरिशस के साथ जॉइंट कोऑर्डिनेशन सर्वे। तो एक ये न्यूज़ थोड़ा सा फरवरी में इंपॉर्टेंट है। एक मिसाइल है अब्दाली मिसाइल, किसने विकसित की है? पाकिस्तान होगा या पाकिस्तानी होगा? नहीं, बांग्लादेश। ये बवाल था जब इंडिया बांग्लादेश में लड़ा, जब शेख हसीना वाला मैटर चल रहा था। सर वहाँ तक गया ही नहीं बांग्लादेश। कोई बात नहीं, मिसाइल बना ली उन्होंने, तो अब्दाली, अब्दाली मिसाइल।
अब अब्दाली मिसाइल बांग्लादेश से बनाई नहीं, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूँ, ये पाकिस्तान की मिसाइल है जो बांग्लादेश पाकिस्तान से परचेज करने की बात कर रहा है, ये है। तो पाकिस्तान शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, पाकिस्तान की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, और बांग्लादेश कह रहा है भाई हम खरीदेंगे। सर एक बार सर बैलिस्टिक मिसाइल और सर क्रूज मिसाइल में अंतर बता दीजिए सर। कुछ नहीं अंतर है बैलिस्टिक और क्रूज में। क्रूज मिसाइल यहां से फेंकोगे थोड़ा ऊपर जाएगी, धरती की सतह से चलती हुई चली जाएगी। बैलिस्टिक मिसाइल यहां से फेंकोगे बैलिस्टिक पाथ, पैराबोलिक पाथ, प्रोजेक्टाइल पाथ पे जाएगी। तो यहां से यहां तक आप फेंकोगे, यहां से फिर वो अपने आप गिरेगी। क्रूज मिसाइल है सीधी जाएगी, धरती की सतह के समानांतर जाएगी, बहुत तेज स्पीड से जाएगी, शॉर्ट रेंज की मिसाइल होगी। बैलिस्टिक मिसाइल आप जैसे तुम्हें मारना है बैलिस्टिक क्रूज से, तो मैं सीधा टारगेट करूंगा। बैलिस्टिक मिसाइल से तुम्हें मारना है तो ऊपर टारगेट करूंगा, ऊपर जाएगी, फिर ऊपर से पैराबोलिक पाथ पे आके नीचे गिरेगी। सर जब ईरान की सर बैलिस्टिक मिसाइल को सर इजराइल इंटरसेप्ट नहीं कर पाया सर, उसका क्या रीजन है सर? उसके अब बाद वो मिसाइल टेक्नोलॉजी होगी कोई, उन्होंने कुछ ऐसी स्टील्थ टेक्नोलॉजी लगा रखी होगी कि इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा होगा। अब हर मिसाइल जो नई नई मिसाइल्स आ रही हैं, सब में नई नई स्टील्थ टेक्नोलॉजी आ रही हैं। हाँ तो वही तो कुछ टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है। अब इन जनरल अगर देखा जाए तो बैलिस्टिक मिसाइल आसानी, देखो लंबी दूरी की सारी मिसाइल जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, लंबी दूरी की, क्योंकि आप ज़्यादा दूरी तक सीधे नहीं फेंक सकते हो, ऊपर फेंक दोगे फिर वो अपने आप जाके गिरेगी। तो जो हमारी जो अग्नि है ये सब कैसी मिसाइल हैं? बैलिस्टिक मिसाइल है। ब्रह्मोस कैसी है? क्रूज मिसाइल है। तो ब्रह्मोस छोटी दूरी की है, 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर। बैलिस्टिक मिसाइल्स लंबी दूरी की मिसाइल्स होती हैं, ठीक है। अब वो मिसाइल में उन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है? स्टील टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिससे मिसाइल ना दिखे, राडार उसको डिटेक्ट ना कर पाए। तो होगा कुछ इजराइल की बढ़िया मिसाइल बना रहे होंगे वो लोग भाई, ईरान वाले बना रहे होंगे, ठीक है। ये सब ठीक है। अच्छा, ब्लू फ्लैग हम लोगों ने देख लिया था, किसको इसको ब्लू फ्लैग दिया गया, याद है? हैं? हाँ तो वो ध्यान रखना, ब्लू फ्लैग पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ब्लू फ्लैग वगैरह पूछ सकते हैं। ब्लू फ्लैग वगैरह हो सकता है, अगर पूछ दे तो देख लेना एक बार। तो ये वाला सोच तो लगभग कंप्लीट है। ब्लू फ्लैग तो इसमें इतनी चीजें इन्होंने पूछी। ब्लू फ्लैग इतना नहीं पूछेंगे। यार वो भी तुम लोग रास्ते में देख, पिछली बार उन्होंने केन्स फिल्म फेस्टिवल में किसको बेस्ट एक्ट्रेस मिल गया, ये पूछ दिया, बताओ। अब फेमस है फिर भी अब केन सेंस तो नहीं पूछना चाहिए, हैं? चलो पूछते हैं तो पढ़ना भाई। एक दो बुक इन्होंने दी हुई, एक बुक है आई एम, किसने लिखी है? लिख लो आई एम। ये गोपीचंद पी हिंदुजा, हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन हैं, गोपीचंद पी हिंदुजा। गोपीचंद पी हिंदुजा
हिंदुजा ग्रुप, IM, मैं हूँ, IM ही लिखूँ। अच्छा, वेटलैंड, पिछली बार 2 सवाल पूछे थे, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे कब है? 2 फरवरी। और उस बार की थीम क्या थी? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर अवर कॉमन फ्यूचर। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर अवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। और भारत में ऑब्जर्व किया गया है पार्वती, आगरा, रामसर साइट, गोंडा, उत्तर प्रदेश में। पढ़ रखा होगा, पढ़ रखा होगा ना? कहाँ ऑब्जर्व किया? पार्वती, आगरा, तो गोंडा में किया गया, इसलिए हो सकता है मान लो पूछ दें। बाकी पेंगोलिन एंगोलिन डे पूछेंगे, डेली तो कोई डे है। एक क्वेश्चन मान लो पूछ दें, चलो डे का छोड़ दिया जाए। पिछली बार क्रम बनाने के लिए पूछे गए हैं। एक इंटिटी लॉकर बताया था आप लोगों को, ठीक है? इंटिटी लॉकर क्लियर है? वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। डिंगा डिंगा वायरस हो गया, डीप सीक, ठीक है। डीप सीक के फाउंडर कौन है? फाउंडर लिख लो भाई। डीप सी के न्यूज में है, इसके फाउंडर लियांग वेनफेंग, लियांग हैं, LIANG, लियांग, WENFENG, वेनफेंग। चेन ऑफ थॉट क्या है AI में? अच्छा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? IoT बहुत पहले UPSC में जब नया नया आया था तब पूछा गया था, शायद TCS में भी पूछा गया है। IoT हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से लिंक करते हैं, वेरियस डिवाइसेस को एक साथ जोड़ना नेटवर्क से। पता है ना? मतलब कि इसमें सारी चीज़ों को जोड़ दे रहे हैं। आप सुबह सो के उठोगे, आप कहोगे कि भाई खिड़की के पर्दे खुल जाए, पर्दे खुल गए। आप मन में सोच रहे हो AC बंद हो जाए, AC बंद हो रही है। सोचने से भी होने लगा इसमें IoT में। ये बहुत नई टेक्नोलॉजी लेके आ गए हैं लोग। अब जो नई टेक्नोलॉजी IoT में, पहले तो खाली ये था कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इन्होंने जोड़ा था, ठीक है। अब इसमें IoT में बहुत अच्छा काम कर लिया इन लोगों ने। अब आ जाएगा, तुम देखो, और ये सब अचानक से आएगा भाई। ChatGPT 1 महीने में ही तो आया, और देखो 1 महीने में दुनिया से बदल दी ChatGPT ने। एकदम से लोगों ने गूगल यूज करना बंद कर दिया। पहले हर चीज का जवाब आप कहाँ ढूंढते थे? गूगल पे। अब गूगल पे जाते हो आप, अब डायरेक्ट आप कहाँ जाते हो? ChatGPT पे। जिसके मतलब गूगल के बिना लगता था कि दुनिया अधूरी है, गूगल को आपने बाहर कर दिया। जीवन कितनी जल्दी परिवर्तित हो जा रहा है। तो IoT में अचानक से आएंगी ये सब चीजें आएंगी। तो एक नया शब्द देखो इन्होंने बनाया है, COT, चेन ऑफ थॉट। चेन ऑफ थॉट। तो चेन ऑफ थॉट में कर कुछ नहीं रहे हैं, खाली ये कह रहे हैं कि जैसे अभी जो ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, खाली इतना ध्यान रखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है। कह रहे हैं जो ह्यूमन माइंड है, ठीक है, वो किसी भी निष्कर्ष तक जब पहुंचता है, ठीक है, तो एक थॉट्स की चेंज के माध्यम से पहुंचता है। कुछ ऐसा कह रहे हैं, हमने कुछ सोचा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ठीक है। कह रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वही चीज़ हमें डेवलप करनी है। तो इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो रेशनैलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ये लगभग ह्यूमन माइंड जो है, जिस तरीके से ह्यूमन मस्तिष्क काम करता है, उस तरीके से काम करना प्रारंभ कर देगा। जैसे कई बार क्या है कि तुम कुछ नहीं बोलोगे, फिर भी हम समझ जाएंगे तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन से, तुम्हारे हाव भाव देख के कि तुम क्या चाह रहे हो इस समय। अभी ChatGPT वो नहीं कर पा रहा है,
टाइप करना पड़ रहा है, आपको बोल के बताना पड़ रहा है। तो COT चेन ऑफ थॉट टेक्नोलॉजी कहाँ डेवलप करने की बात की जा रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, बस। ठीक है, छोटे छोटे से न्यूज़ हैं, इनको अपने आप खुद भी पढ़ सकते हो। एक्सरसाइज हमने देख ली थी सारी, ये तो हमने देख ली थी। इक्विवेरिन, मालदीव, ट्रोपेक्स, ट्रोपेक्स देखी तो थी यार, ट्रोपेक्स जिसमें इंडिया की तीनों फोर्सेस, आर्मी ने, ये तो ये मत भूलो यार ट्रोपेक्स वगैरह। एक और याद रख लो यार फिर, साइक्लोन 2025। साइक्लोन, पिछली बार तो शायद एक सवाल एक्सरसाइज पे उन्होंने मैच करा लिया था। हाँ, साइक्लोन, CYCLON, बस तुम्हें ठीक याद है। साइक्लोन 2025। अब फरवरी की तो न्यूज़ में पढ़ रहा हूँ उससे, तुम लोगों ने फरवरी कंप्लीट नहीं की न्यूज़ अभी? चलो बता, पढ़ लो तो दोबारा रिवाइज करो तो आसान रहेगा। साइक्लोन 2025, तो इंडिया और इजिप्ट 10 से 23 फरवरी। क्या चीज बेटा, क्या चीज? करंट अफेयर्स अभी उन्होंने पिछली 2 क्लास में शायद जनवरी का किया हुआ था, अब हम फरवरी का कर रहे हैं। बस देखो, करंट अफेयर्स की क्लास का मतलब सिर्फ इतना है कि आप इनको सुन लोगे, घर पे पढ़ोगे तो लगेगा पढ़ा हुआ है, तो जल्दी याद हो जाएगा, बस। और कोई मतलब नहीं। सब में मैं भी तो पढ़ के ही बता रहा हूँ, मुझे खुद याद थोड़ी है। अब मेरा याद करने का कोई वो भी नहीं है, फायदा भी नहीं है। मुझे एग्जाम थोड़ी देना है यार, देना होता मैं एक रात में रट डालता। सब मैं गारंटी ले रहा हूँ, शर्त लगा लो तुम लोग। मुझे नहीं टाइम लगेगा सब याद करने में, चिपका लूंगा दिमाग में। क्या सुनो, जब बाकी किसी चीज में तो कंप्लीट कर नहीं पा रहे हो, नाम से ज्यादा स्मार्ट लग रहे हो, ठीक है, बाकी किसी चीज में कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो एक बचता है, सर ये ज्यादा हुए वो गधे। सुनो, हाँ कल एक फोटो लगाई, डर गए भाई मेरी फोटो अच्छी नहीं आई, हटाओ हटाओ हटाओ। तो ये देख लो एक बार यार, साइक्लोन, ठीक है, इंडिया और इजिप्ट। अगर करंट अफेयर वहां 30-35 सवाल आएंगे, कर लोगे तो लोगों से ऐसे एक्सेल में जाओगे आप। तो 10 से 23 फरवरी 2025, 10 से 23 फरवरी 2025, और ये महाजन फायरिंग रेंज में हुई है राजस्थान। तो याद रखो भाई, महाजन फायरिंग रेंज। लास्ट क्लास में मैंने एक कोमोडो बताई थी आपको, इंडोनेशिया बाली, ये लास्ट क्लास में बता दी थी, ठीक है। एक है धर्मा गार्जियन, जापान, धर्म गार्जियन 2025, धर्म गार्जियन 2025, जापान। ये हुई है 24 फरवरी से 9 मार्च, धर्म गार्जियन 24 फरवरी से 9 मार्च। देख लो इनको बस। ऑपरेशन डेविल हंट कहां हुआ है? पढ़ा है नहीं? ऑपरेशन डेविल बांग्लादेश में, हाँ, तो जो शेख हसीना के बाद हुआ, इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन डेविल हंट, ठीक है, 8 फरवरी 2025, 8 फरवरी 2025, बांग्लादेश में जो शेख हसीना वाला प्रकरण हुआ, उसके बाद वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, तो वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस ने
जारी किया है भाई ऑपरेशन डेविल हंट। डेविल का मतलब होता है राक्षस, हंट का मतलब उसे मार देंगे हम। सर्वे हम लोगों ने देख ही लिया जो मॉरिशस के साथ अभी हमने किया है आईएनएस सर्वेक्षक द्वारा, तो मॉरिशस के साथ किया है। इनके बारे में पढ़ लेना जो भी अंतरिक्ष में गए हैं, पूछ सकते हैं थोड़ा। अच्छा, लास्ट क्लास में बताया था लतिका कट, इनकी मृत्यु हो गई थी, मूर्तिकला, तो लिख लो अब लतिका, LATI बताया था ना, ठीक है, इनको देख लेना, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट नहीं है। कमलेश्वर चौपाल, कमलेश्वर चौपाल, ये कौन थे भाई? कमलेश्वर चौपाल, ये मान लो वैसे पूछे नहीं जाना चाहिए थोड़े, बस विवाद। ये BHP के लीडर थे, BHP, विश्व हिंदू परिषद। तो जब राम मंदिर, जब मस्जिद गिरा के राम मंदिर बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी 1989 में, तो इन्होंने पहली ईंट इन्होंने रखी थी, इनकी मृत्यु हो गई भाई, भगवान राम के पास चले गए हैं। ऐसे पूछना चाहिए, इस तरीके की चीजें नहीं पूछना चाहिए। और जब वो तो बताया था लास्ट क्लास में आचार्य सत्येंद्र दास जो हेड प्रीस्ट थे, स्वावलंबिनी आपको बता दिया था, स्वावलंबिनी याद है? स्वावलंबिनी पूछ सकते हैं। शतावरी बताया था, शतावरी याद है? आयुष, शतावरी अभियान। अच्छा, 38 जो नेशनल गेम अभी हुए हैं, 38वें राष्ट्रीय खेल, 38वें राष्ट्रीय खेल, नहीं उत्तराखंड, तो 28 जनवरी से 14 फरवरी राष्ट्रीय खेल पे पूछ सकते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल तो 28 जनवरी से 14 फरवरी, ठीक है। तो वही, हाँ, यूके, उत्तराखंड में, देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार वगैरह में 38वें हैं। अभी खेल का देखते हैं भी आगे, ठीक है। थीम इसकी थी ग्रीन गेम्स, ग्रीन गेम्स, गेम्स हरे हरे खेल, ग्रीन गेम्स। टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक, टैगलाइन संकल्प से शिखर तक। और इसका मैस्कट था माली, MAULI, माली। तो उत्तराखंड की स्टेट बर्ड है, राज्य पक्षी है मोनल, उसका एक कार्टून रूप बनाया इन्होंने। तो उत्तराखंड की जो स्टेट बर्ड है, राज्य पक्षी है मोनल, MONAL, मोनल, उसका कुछ इंस्पायर्ड करके मौली बनाया है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बेटा। सर ये बताइए सर कि किसी देश को सर ओलंपिक गेम्स मतलब कराने का सर अधिकार कैसे मिलता है सर? मतलब कोई वोटिंग होती है कि वोटिंग होती है, ओलंपिक कमेटी है, ठीक है। ओलंपिक कमेटी में हर देश अपना दावा प्रस्तुत करता है, फिर देखा जाता है उस देश की क्षमता है या नहीं है। वो मतलब कि लगभग 2 ओलंपिक गेम पहले प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लंबा प्रोसेस, ओलंपिक की तैयारी के लिए आपको 8-10 साल चाहिए, तो लंबा प्रोसेस है। विश्व स्तर पे वो चीज़ें, हर देश अपनी अपनी लॉबिंग करता है कि भाई तुम हमारे पक्ष में आ जाओ, तुम हमारे पक्ष में आ जाओ, ठीक है।
पर जैसे कुछ देश कंटेस्ट करेंगे भाई कि 2000 मान लो 36 में ओलंपिक हैं, हम कराएंगे। अब 5 देश हैं, अब एक ओलंपिक कमेटी जिसमें वो सारे देश हैं जो ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं, फिर वो वोटिंग होती है, लॉबिंग होती है, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। पाकिस्तान बोले ओलंपिक कराएंगे तो नहीं लोग भरोसा करेंगे। भारत पे भी लोग कहेंगे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर आपका उतना अच्छा नहीं है, इससे पहले आपने कॉमनवेल्थ गेम कराइए, पहले एशियन गेम 1-2 कराइए। एशियन गेम भी सबसे पहले एशियन गेम इंडिया ने कराई थी। हाँ तो कहेंगे और कराइए, अभी तो उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फिर सारी चीज़ देखी जाती, क्लाइमेट सही हो, ठीक है, क्योंकि ओलंपिक से फ़ायदा तो होता ही है। तो लंबा प्रोसेस। हाँ मिस यूनिवर्स में बवाल हो गया, देखो आरोप लगे। हाँ कहा गया भाई कि वहाँ हमारा मोलेस्टेशन हो रहा था, जो जजेस थे वो कहा दिन भर ऐसे कपड़े पहनो, वैसे कपड़े पहनो। तो इस तरह की चीज़ें अब अगर हो रही हैं तो दोबारा फिर ऐसे आयोजन कहाँ हो पाएंगे। अरे जैसे तुम नाइजीरिया समझते हो, युगांडा समझते हो, वैसे यूरोपियन देश इंडिया को समझते हैं, ठीक है, ये सच्चाई है। और कुछ देश जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ कोरिया समझते हैं ना, वैसे मुस्लिम कंट्रीज इंडिया को समझते हैं, सच्चाई है कि बाहर न्यूज़ वही जाती हैं। लेकिन अगर सर देखा जाए युगांडा और केनिया जो अफ्रीकन कंट्री, वो सबसे ज़्यादा रिसोर्स रिच कंट्री है अफ्रीकन कंट्री, उनसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स किसी के पास नहीं है। तो क्या हो गया उससे? लेकिन उनका एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा हो रहा है सर, जितनी यूरोपियन कंट्री, फ्रांस हुआ, ये तो कोई बात नहीं। तो इसमें टोटल टीम 37 है। टॉप किया है इसमें यार सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। नंबर 2 पे रहा है महाराष्ट्र, नंबर 13 पे रहा है उत्तर प्रदेश। तो नेशनल गेम्स में 13वें नंबर पे उत्तर प्रदेश रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश ने 13 गोल्ड, 20 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। 13 गोल्ड, 20 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज, 13। यूपी की रैंक है 13। बस 2-3 बेसिक चीजें याद रखो। टॉप फर्स्ट पे कौन सा? सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड, जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड। हाँ, जैसे तुम किसी सेवा में हो, सेवा मत, जैसे रेलवे की अपनी एक टीम है, ठीक है, उसके अलावा आप फौज की अपनी टीम है, तो उसे सर्विसेज जो भारत सरकार में लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, इसमें डिफेंस फोर्सेस भी हैं, तो उन सब की अपनी एक टीम बना ली है। एआई एक्शन समिट पूछी जा सकती है, हम लोग बार बार कह रहे हैं, पेरिस एआई एक्शन समिट, ये पूछी जा सकती है। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस देख लिया था, इस सब का कोई मतलब नहीं है। भारत पर्व हमने देख ही लिया था, भारत रंग महोत्सव भी देख लिया था। एक और देख लो, इंटरनेशनल वर्ल्ड फेस्टिवल, ये नहीं देखा था। इंटरनेशनल वर्ल्ड फेस्टिवल कहाँ हुआ था अर्पिता? अंतर्राष्ट्रीय पक्षी त्योहार 16 से 18 फरवरी प्रयागराज, 16 से 18 फरवरी प्रयागराज। तो जब महाकुंभ चल रहा था उसी समय हुआ है, और इसकी थीम भी है फेथ ऑफ कुंभ, नेचर कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट। फेथ ऑफ कुंभ, कुंभ का भरोसा, नेचर प्रकृति, कंजर्वेशन संरक्षण एवं जलवायु।
अब ये एक रिपोर्ट आई है फरवरी में 2025 में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, इसमें कह रहे हैं जो मैक्सिमम डिफेंस बजट है, डिफेंस का बजट है, सबसे ज्यादा किस देश का होगा? यूएसए का, उसके बाद चाइना, उसके बाद रसिया, फिर इंडिया है। अब देखो अंतर कितना है, यूएसए का $895 बिलियन है, $895 बिलियन, और इंडिया का खाली $75 बिलियन है। तो ऐसे जनरल याद रखो, यूएसए, चाइना, उसके बाद रसिया, उसके बाद इंडिया। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज, फोर्ब्स ने एक रिपोर्ट निकाली है, टॉप पावरफुल कंट्रीज, फोर्ब्स ने। फोर्ब्स द्वारा जारी, तो इसमें सबसे पहले अमेरिका, चाइना, रसिया, यूके, जर्मनी, और इंडिया 12वें नंबर पर है। अमेरिका, चाइना, रसिया, यूके, जर्मनी, यूएसए, चाइना, रसिया, यूके, जर्मनी, ट्वेल्थ। इसके बाद एक और रिपोर्ट आई है जिसमें टॉप 10 वर्ल्ड लीडर्स हैं विद हाईएस्ट अप्रूवल रेटिंग। ठीक है, तो टॉप 10 वर्ल्ड लीडर्स विद हाईएस्ट अप्रूवल रेटिंग, नहीं ये रिपोर्ट है, एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है मॉर्निंग कंसल्ट। पढ़ना है सब दोबारा। और इसमें हाईएस्ट अप्रूवल रेटिंग वाले लीडर में सबसे टॉप पे कौन होंगे? मोदी जी हैं भाई। तो मोदी जी नंबर 1 पे और लगातार 3 साल से नंबर 1 पे हैं। विश्व में सर्वाधिक स्वीकृत नेता, तो नंबर 1 पे नरेंद्र मोदी हैं, भारत के प्रधानमंत्री। नंबर 2 पे मैक्सिको की प्रेसिडेंट हैं क्लाउडिया शेनबम, उसके बाद सारी महिलाएं हैं। 5वें नंबर पे डोनाल्ड ट्रंप हैं। क्लाउडिया शेनबम मैक्सिको, अरे ये सब नहीं पूछेंगे तो नहीं कर पाएंगे भाई। स्टेट फाइनेंस हमने देख लिया, स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट 10 फरवरी को आई थी। इसमें टॉप किसने किया है? उड़ीसा ने। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट, फिस्कल हेल्थ देख ली ना, उड़ीसा, और इसमें यूपी किसमें है? फ्रंट रनर। और देखो फरवरी में क्या है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे हमने अलग से कर लिया है 2025-26 का।
बजट और इकोनॉमिक सर्वे सबसे ज़्यादा सवाल आएंगे भाई। अच्छा, ये सब तो पता है ना कि महाकुंभ कब से कब तक था? 13 जनवरी से 26 फरवरी। बढ़ा दिए थे। चलो ठीक है। भाषिनी ऐप के बारे में बात कर ली थी हम लोगों ने, ठीक है। भाषिनी ऐप ये बात कर ली थी हम लोगों ने। अच्छा, ग्रीन आर्मी, ये लिखो ग्रीन आर्मी वाराणसी, ग्रीन आर्मी न्यूज में है। क्या है ग्रीन आर्मी? ग्रीन आर्मी तो ग्रीन आर्मी क्या है सुनो, इसलिए इंपॉर्टेंट है, नाम थोड़ा ग्रीन है। ये वाराणसी में देवरिया में, देवरिया लिखा है इन्होंने, देवरा नहीं, देवरिया नहीं, देवरा। देवरा में क्या है? क्या है देवरा में? हाँ, तो है क्या उसमें? ग्रीन आर्मी क्या है? हाँ, बेसिकली महिलाओं का एक ग्रुप है, ठीक है, जो अपना इकोनॉमिक प्रोडक्शन भी करती हैं, स्लीपर्स चप्पलें बनाती हैं, और साथ ही साथ एक ग्रुप सोशल वर्क में ज़्यादा, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हैं, ठीक है, डाउरी प्रोविज़न है, कहीं शादी में दहेज होता है, जाके लूट लेती हैं दहेज, सीरियसली, कि दहेज नहीं देने देंगे। किसी घर में लड़की का जन्म हुआ है तो वहाँ जाके अपना खुद ही ढोल वोल बजाएंगी, ढोल नगाड़े, इस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रही हैं। तो एंटी डोरी, गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेशन, एंटी ड्रग, तो अगर कोई अपना कोने में बैठ के गांजा पी रहा होगा तो हड़काती हैं, डांटती हैं। पुलिस का काम क्यों? गांजा पी रहा है तुम्हारा कोई भाई, तुम थप्पड़ नहीं मारोगे उसके? क्यों? हम सब पूरे सारे देशवासी भाई बहन ही तो हैं, हैं? क्यों नहीं रोक सकते हो? कोई गलत काम कर रहा है भाई, समाज में रहते हो, कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, अब गलत काम करेंगे, हम डांटेंगे नहीं इनको? कहे तो पुलिस ही डांटेगी, सर आप क्यों डांट रहे हो? समाज कैसे चलता है फिर? हैं? कहीं भी पियोगे, मान लो कोई देखेगा तो गांजा अच्छी चीज़ है क्या? तुम खुद ही शर्मा जाओगे, कहोगे गांजा नहीं पीना चाहिए। कर दिया गया, तो जो भी अच्छा है देख लेना एक बार। पीएम मोदी ने प्रशंसा की, इसीलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अरे जेल में थोड़ी भेज देंगे, लेकिन डांट देंगे। महिलाएं आपको डांट रही हैं तो आपको थोड़ी शर्म आएगी कि मेरी दादी की उम्र की भाभी है हमारी, देखो चचेरी बहन है, भाई नहीं आई आदमी को शर्म? बीके भाई, ऐसा होता है नहीं होता है? ऐसा ही हो रहा सर, जो बजरंग दल वाले हैं सर, वो गौकशी को पकड़ रहे थे, उनको कौन सा राइट है सर गौकशी को मतलब पकड़ने का, मारने का, पीटने का सर? लेकिन हो रहा है सर, गुंडा राज हो रहा है। गुंडा राज नहीं है यार, कहीं गौकशी हो? देखो, एवरी सिटीजन इज ए पुलिसमैन नॉट इन यूनिफॉर्म। मोबोक्रेसी थोड़ा हो सकता तो मोबोक्रेसी थोड़ी है, पकड़ पुलिस वालों को बता रहे हैं। क्यों? जब पुलिस अपना काम नहीं कर पाएगी तो लोग करेंगे। देखो, जो तुम बोलोगे हम भाई हर उस चीज़ की काट है, हम तुम्हें सेटिस्फाई भी कर देंगे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे तुम्हें वही फिक्स है। तुम जो बोलोगे हम उसका उल्टा बोलेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एवरी सिटीजन इज ए पुलिसमैन। आंख कान खुले रखो, अगर कहीं गलत हो रहा है तो आपकी ड्यूटी है कि आप इन्फॉर्म करो। इन्फॉर्म करने के लिए
पीटना पड़ेगा। अच्छा, कलाग्राम देख लिया था हम लोगों ने? कलाग्राम कहाँ बनाया गया था? महाकुंभ। कलाग्राम इंपॉर्टेंट है। एक उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान भी हुआ है, ये देख लो यार, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। इसमें कुछ बस इतना तो नहीं पूछेंगे किन लोगों को दिया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान ये दिया गया था 24 जनवरी 2025 को, जो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस होता है। कह रहे मैं प्रो गवर्नमेंट होता हूँ, आप एंटी गवर्नमेंट हो जाते हो। सर यही होता है माशाल्लाह। तो इसलिए होता है कि ताकि हम तुम्हें दूसरा वो भी दिखाएं। सर बात तो सही है कि सर डिप्लोमेटिक को प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखते हैं। एग्जैक्टली। तो हम चाहते हैं कि जो आप बोलो उसका जो विपक्ष है वो भी देखो। हर चीज मैं हमेशा आपसे कह चुका हूँ, अपोजिशन की पार्टी के लीडर्स हैं, हम लोग को डिप्लोमेट बनना है, हम लोग को ब्यूरोक्रेट बनना है, तो हम लोग को प्रोज एंड कॉन्स दोनों समझना पड़ेगा। अदरवाइज आल्सो विश्व में कोई भी चीज एब्सोल्यूट रूप से ना तो सही है ना गलत है, ये बात समझ लो। अगर कोई किसी का मर्डर ही कर देता है तो वो भी आप नहीं कह सकते एब्सोल्यूट रूप से वो चीज गलत है। एवरीथिंग हैज ए ग्रे शेड, ब्लैक एंड व्हाइट जैसी चीजें हैं ही नहीं। ठीक, तो इसीलिए हमें भाई दोनों पहलू पे ध्यान देना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 24 जनवरी 2025 फाउंडेशन डे, इसमें खाली ये ध्यान रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर संस्कृति विभाग द्वारा है और 6 लोगों को दिया गया है। अब 6 लोग, मुझे नहीं लग रहा नाम इतना इंपॉर्टेंट है, सुन लो खाली यार। एक कृष्णकांत शुक्ला जी हैं, ठीक है, ये वाराणसी से हैं, के शुक्ला जी। और इन्होंने जो यूपी के फोक डांस हैं, फोक डांस, ठीक है, 1400 साल से पुराने जो फोक डांस हैं, थोड़ा बहुत नृत्य जो कर लेते हैं, उनको डॉक्यूमेंटेड किया है। तो उनकी फिल्म बनाई, एक डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनाई है। तो उत्तर प्रदेश कल्चर से संबंधित हैं। दूसरे हिमांशु गुप्ता जी, ये खतरनाक हैं हिमांशु गुप्ता, वृंदावन के रहने वाले हैं और इन्होंने एक कंपनी बनाई है क्लाइमेट AI, उसके को फाउंडर हैं, जो अभी फोर्ब्स 30 में अंडर 30 इनको स्थान मिला है, फोर्ब्स 30। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। क्लाइमेट AI कंपनी बनाई इन्होंने, महान लोग होंगे। तीसरे हैं मनीष वर्मा। मनीष वर्मा एक कानपुर से हैं और इन्होंने जो ट्राइबल एंड पुअर फार्मर्स हैं उनकी हेल्प की है। मनीष वर्मा, ये देख लेना, मिल जाएगा आपको, नहीं तो लास्ट में आपके कंपाइलेशन देंगे पूरा इकट्ठा करके बनाएंगे। एक है कृष्ण यादव। कृष्ण यादव बुलंदशहर से हैं और इन्होंने अचार घर पे बनाना शुरू किया और आज इनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए का है। तो एंटरप्रेन्योरशिप की बात भाई, अब अच्छी चीज है, अचार बना के 5 करोड़ का टर्नओवर है, सोचो, हल्की फुल्की चीज थोड़ी है। अगले हैं कर्नल सुभाष देसवाल, ये भी बुलंदशहर के हैं और ये इंडिया के लार्जेस्ट कैरेट प्रोड्यूसर हैं। कैरेट क्या होता है? गाजर। तो भारत में सबसे ज्यादा गाजर ये उगाते हैं और ये एग्री इनोवेटर हैं, मतलब एग्रीकल्चर में इन्होंने इनोवेशन, ये अच्छा काम है। नाम इनका था कर्नल सुभाष देसवाल। फिर एक है डॉक्टर जयसिंह, इन्होंने केले के क्षेत्र में, केले उत्पादन में बहुत बड़ा काम किया है। तो पूछेंगे नहीं ये सब। 11 लाख रुपए दिए जाते हैं इनको, ये सब चीजें दी जाती हैं। एक और कैंपेन चली थी महाकुंभ में, 1 प्लेट 1 बैग कैंपेन। ठीक है, ये क्या था? स्टील प्लेट, ग्लास वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए गए, क्लॉथ के बैग डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जिससे प्लास्टिक बैग यूज ना करो। 1 प्लेट 1 बैग।
कुंभ में तो यार बहुत ज़्यादा काम हो गया है। सारे लोग पहुंचे वहां। ये हम लोग देख चुके थे हर घर नल योजना। एक उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे तो पे लास्ट एक बार 1-2 साल पहले उन्होंने पूछा था किस दिन मनाया जाता है, पूछ चुके हैं एक बार। 24 नहीं, कब पूछा था उन्होंने? 2023 में पूछा था, 22-23 में पूछा था। तो कह रहे नहीं पूछेंगे कब मनाया जाता, थीम वगैरह पूछ सकते हैं क्या? तो थीम तो है डेवलपमेंट एंड हेरिटेज, जो इस बार की थीम थी डेवलपमेंट एंड हेरिटेज। जो फाउंडेशन डे इस बार मनाया गया 24 जनवरी 2025 को, इसकी थीम डेवलपमेंट एंड हेरिटेज। ये सब महामृत्युंजय यात्रा पॉलिसी वाला मेंस में पढ़ लेना। रिपब्लिक डे पे हमने देख ही लिया था इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम स्थान मिला है, और किससे संबंधित थी? महाकुंभ। सेकंड पे कौन सी थी? त्रिपुरा। जनजाति सांस्कृतिक समागम भी लिख चुके हैं 2025 में। एक लिख लो, इंडिया फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट। नहीं यार, लखीमपुर खेरी में लिखा है, लिख चुके हैं, फिर लिख लो इंडिया फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट, पहली क्लास में ही लिखा था। लखीमपुर खीरी बलरामपुर चीनी मिल। इंडिया फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट। तो बलरामपुर में स्थापित किया गया, ऐसे जनरल याद रखना। सॉरी, लखीमपुर में बलरामपुर चीनी मिल है। हाँ, बलरामपुर चीनी मिल में है, लोकेशन लखीमपुर में है। यूपी इंडिया की पहली असेंबली बन गई है, ठीक है, जो भी आप बोलोगे उसका रीजनल लैंग्वेजेस में टेलीकास्ट करेगी, तो मल्टी लैंग्वेज टेलीकास्ट होगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश बिकम्स फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस लाइव ट्रांसलेशन इन रीजनल डायलेक्टिक्स। लाइव ट्रांसलेशन इन रीजनल डायलेक्ट टेलीकास्ट नहीं करेगी, मतलब वहां लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में से सुन सकेंगे। कोई अंग्रेजी में बोल रहा है, वो सुनना चाहता है अवधी में, भोजपुरी में, ब्रज में, बुंदेलखंडी में, इंग्लिश में, तो सब में ट्रांसलेट करके आप सुन सकते हो। तो बटन दबा दोगे अवधी, तो यहाँ से मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, वो ट्रांसलेट होगा अवधी में, मुझे सुनाई देगा अवधी में, ठीक है। तो यूपी पहली विधानसभा बनी भाई, पहली विधानसभा। तुम एक्साइज पॉलिसी पढ़ लेना यूपी की, एक्साइज पॉलिसी डिटेल में देख लेना एक बार, हैं, ठीक है।
रेवेन्यू टारगेट भी है सरकार का 60,000 करोड़ का, तुम कितना कंट्रीब्यूट कर पाओगे इसमें? यूनियन बजट पढ़ लिया आप लोगों ने? यूनियन बजट पे सवाल आएंगे, डिटेल में कर लिया हम लोगों ने। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कुछ नहीं है सब। ज्ञान भारतम मिशन याद है? हैं? क्या था? हाँ, लास्ट टेस्ट में भी क्वेश्चन पूछा था, ज्ञान भारतम मिशन। साउदर्न हेमिस्फीयर का लार्जेस्ट हिंदू टेंपल कहाँ बना है? ओपन एयर आर्ट द वर्ल्ड म्यूजियम, इसे बता दिया था। कहाँ बना है? सब देख लिया था। सर जैसे सर आपने भी एक्साइज मतलब ड्यूटी की बात को बताई सर, सर ऐसे कौन-कौन सर इनडायरेक्ट टैक्स हैं सर जो जीएसटी में नहीं आते हैं सर? अभी बता रहे बेटा। भारत पोल पोर्टल की बात हम लोगों ने कर ली थी। भारत पोल पोर्टल सीबीआई से इंटरपोल है, ये सब बातें कर ली थी। एक कुंभ में कुंभ वाणी एफएम चैनल था 103.5। पूछ सकते हैं यार, ये बहुत पागल है तुम लोग। क्या जी बेटा? हाँ लॉन्च किया था उन्होंने, माधवराव सिंधिया की ज्योतिराज सिंधिया ने। प्रसार भारती चला रहा है इसको। केन विधवा लिंक आगे देख ही लेंगे, उसमें भी बहुत टफ नहीं है। ग्रामीण भारत महोत्सव देख लिया था हम लोगों ने, भारत मंडपम। यूएस विड्रॉ कर गया पेरिस एग्रीमेंट से। गिफ्ट सिटी कहाँ है? GIFT गिफ्ट सिटी गुजरात। तो यहाँ फॉरेन यूनिवर्सिटीज खुलने की बात हो रही है। ठीक है बेटा। जीडीपी वगैरह का डाटा पूछेंगे तो यहीं से पूछेंगे, बजट से ही। मिशन 3000 क्या है? ये लिख लो, मिशन 3000 नया मिला एक बस, तो तीनों में मिला के लगभग इतना ही डाटा है जो इम्पोर्टेंट है। मिशन 3000 तो कह रहे हैं कि लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें 3000 यूथ को ट्रेन करने की बात की जा रही है हाई डिमांड जॉब सेक्टर्स के लिए। नेशनल टर्मरिक बोर्ड की बात हो गई थी, निजामाबाद। पता है ये लोग इतनी फालतू की चीज़ें कुछ लिख देते हैं जो पढ़ के आदमी पढ़ ही नहीं सकता इतना।
मतलब इन्हीं से पूछा ही नहीं जाएगा कभी। मिशन शक्ति सेट, मिशन शक्ति सेट, SHAKTHI, शक्ति, SHAKTHI, शक्ति, SAT सेट। ये मिशन क्या है? ऑल गर्ल्स ल्यूनार मिशन है। तो एक चंद्र मिशन है जिसमें सिर्फ गर्ल्स, महिलाएं जाएंगी, और इसको भेजने की बात की जा रही है सितंबर 2026 में। सिर्फ महिलाएं जाएंगी। कौन कर रहा है सर? PSLV से भेज, नहीं, भारत का है मिशन यार, और भारत का मिशन है, मिशन शक्ति। शक्ति से अब इंडियन नाम है शक्ति, शक्ति सेट, शक्ति सैटेलाइट है। चंद्रमा पे जाएंगे। ऑल गर्ल्स ल्यूनार मिशन लिखा है, ल्यूनार मिशन, और इसको इसरो सपोर्ट कर रहा है। वही तो कह रहे हैं, एक बार सर्च करो मिशन शक्ति सेट। नहीं, एक बार सर्च करो। सर अभी तक तो भारत कभी किसी को स्पेस में भेज ही नहीं पाया है, मतलब अब तक स्पेस में नहीं गया, उन्होंने तो बहुत भारत भेज पाया। अरे महिलाएं कहीं भी जा सकती, तुम सर्च करो यार। शक्ति है, मिशन शक्ति, SHAKTHI, शक्ति, SAT सेट। देखो क्या है एक बार, 2026 में सर कुछ ऑर्डर क्लियर हो गया। क्या है? ग्लोबल इनिशिएटिव है स्पेस किड्स इंडिया, हम्म यंग गर्ल्स एम्पावर, 12,000 गर्ल्स हैं 108 कंट्री स्पेस टेक्नोलॉजी में। हम्म ट्रेन करना है। चंद्रयान 4 मिशन के लिए हाँ, इसमें पोटेंशियली पार्ट रहेंगे बस। इसमें लिखो ऑल गर्ल्स ल्यूनार मिशन टू बी लॉन्च्ड इन सितंबर 26 बाय इसरो PSLV। देखो और क्या लिखा है, 108 कंट्रीज हैं, 12,000 लड़कियां। 108 गर्ल्स पर कंट्री हैं। चंद्रयान 4 जो 2026 में चंद्रयान 4 होगा, उसमें पार्टिसिपेंट को कंट्रीब्यूट करेंगी चंद्रयान 4 में। तो चंद्रयान 4 में बता रहे हैं सिर्फ महिलाएं जाएंगे। जाएंगी सर, कंट्रीब्यूट मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। अरे कंट्रीब्यूट करेंगे, वहाँ जाने में कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब सर प्रोडक्शन में काम करेंगे, नहीं सैटेलाइट एज एस्ट्रोसैट, एज एस्ट्रोनॉट। सर एस्ट्रोनॉट सर समझ नहीं आ रहा, तो 12,000 लड़की कहाँ से एस्ट्रोनॉट बन जाएंगे सर? 12,000 में से कुछ चुनी जाएंगी, सारी थोड़ी होंगी। 12,000 में से कुछ चुनी जाएंगी। इंडिया किसी को स्पेस में भेज नहीं पाया, चांद पे कैसे भेज देगा सर? हैं? अभी सर इंडिया किसी को स्पेस में नहीं भेज पाया, चांद पे कैसे एक लड़की को भेज देगा? उनका मिशन है। लेकिन सर 2026 नहीं होगा, ईयर चेक करिए सर। 2026 ईयर, क्या ईयर है? 2026, सितंबर 26 है ना। और क्या है इसमें, और कोई एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है? एक 107 देश हैं भाई, 108 देश हैं भाई, और हर देश से जो है कितनी महिलाएं हैं? 108 देश हैं, 108 महिलाएं हैं हर देश से। उनको ट्रेन किया जाएगा, उसमें से चुनी जाएंगी महिलाएं। उन महिलाओं को क्या है, हाँ सर यही है सर, महिलाओं को सर प्रशिक्षण करना है 14 से 18 साल की उम्र की जो महिला बच्ची 14 से 18 साल की, बताओ इतनी छोटी। 120 घंटे का सर, वैसा कुछ नहीं है सर, भेजना है मतलब जानकारी प्रोवाइड करना है। नहीं यार, देखो लिखा है उसमें भाई, ल्यूनार मिशन है। इसमें उनको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पेलोड विकास एवं अंतरिक्ष यान प्रणाली के विषय में सिखाया जाएगा। सिखाए सर,
नहीं नहीं कह रहे 4 जो है ऑल गर्ल्स, आगे और पढ़ना, ये तो लिख रहे हैं। हाँ सर आगे कुछ और भी है। क्या बात नहीं करो यार, सुनो। हाँ मतलब कि ये जो सर प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ना सर 108 छात्राओं का चयन करेगा, जिसमें सुनो। एक देश से एक छात्रा होगी। हाँ ये अगले वर्ष जून एवं अगस्त के बीच पेलोड और अंतरिक्ष यान प्रोटोटाइप के निर्माण में व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए भारत की यात्रा करेंगी। फिर भारत की यात्रा करेंगे। अरे सुनो तो, आगे भी है, आगे करो। सर इसका महत्व सर हैं पेलोड्स बिल्ड करेंगी और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेंगी बस। अरे जाएंगी भी यार, लिखा है। सर इसका महत्व सर जो प्रतिभा है उसको सर सब बस कुछ मेरी नेक्स्ट पढ़ा इतना ही फ्री में आएगा बस। अच्छा स्पेस डेक्स कौन सा मिशन था वो? स्पेडेक्स मिशन। हाँ वो तो लिखना, स्पेडेक्स मिशन, इसे लॉन्च किया था। लॉन्च डेट लिख लो, पूछ लेंगे 30 दिसंबर 2024। और इसने जोड़ा है जाके 16 जनवरी 2025। तो स्पेडेक्स मिशन, SPADEX, 2 डेट याद रखना। तो लॉन्च डेट थी इसकी 30 दिसंबर 2024 और इसने स्पेस डॉकिंग की थी वहां 16 जनवरी 2025। इसरो ने लॉन्च किया था PSLV C60 से, PSLV C60। PSLV C for cat 60। जाएगा स्पेसक्राफ्ट? अच्छा मतलब वहाँ ऑर्बिटर है, कुछ है यार, ल्यूनार मिशन है। फरवरी में मोटे मोटे तौर पे जो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, इस क्लास में कर लिया, इतनी है। अब जो पद्म अवार्ड वगैरह दिए गए वो सब इतने रट नहीं पाओगे, अब उसकी ज़रूरत है नहीं। पद्म विभूषण तो बहुत ज़्यादा होंगे यार। अच्छा विभूषण, हाँ तो पद्म विभूषण 7 हैं। यूपी से कोई नहीं भाई पद्म विभूषण में। इस जापान के हैं, ट्रेड किसके फाउंडर हैं? हाँ ओसामू सुजुकी। पद्म विभूषण शारदा सिन्हा है बिहार की। पद्म भूषण 17 लोगों को मिला हुआ है। इसमें यूपी से 2 लोग हैं पद्म भूषण में। एक राम बहादुर राय, इनको जर्नलिज्म में मिला हुआ है, और दूसरी है साध्वी रीतांभरा। हाँ राम बहादुर राय जर्नलिज्म पत्रकारिता, और दूसरे साध्वी रीतांभरा सोशल वर्क। पद्म श्री तो बहुत लोगों को मिला है, 113 लोगों को मिला है। और यूपी से ही बहुत लोगों को मिला है। यूपी से 7 लोगों को मिला है। छोड़े पद्म, हैदर नारायण दीक्षित को भी मिल गया क्या?
लिटरेचर में बताओ। अरिजीत सिंह को भी मिल गया इस बार। पद्मश्री। चलो कल टेस्ट दो तुम लोग। अब फरवरी कर लिया, अगली और मार्च का करेंगे। इससे ज़्यादा नहीं, जो भी आपके पास 2-3 सोर्स ले लो, उन 2-3 सोर्स से रिवाइज करो। हाँ, जो भी 2-3 सोर्स जो मिले मार्केट में यार,